हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी मित्र हमारे सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्रों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर करना। तो हम बात करेंगे आपके गद्यांश और पद्यांश, और कहीं ना कहीं मित्रों आपको ये क्लास जो है 15 नंबर दिलाएगी। जैसे कि आपको पता है हिंदी, संस्कृत या आपकी इंग्लिश है, और उसमें गद्यांश और पद्यांश आते हैं, और 15 नंबर की आपकी क्या आती है, पेडागोगी आती है। तो इसे आप समझेंगे। जैसे आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपकी 60 नंबर की आती है। अब 60 नंबर में से आप 30 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। अब कैसे लेके आ सकते हैं, जैसे कि आपका 60 नंबर है तो 30 नंबर का क्या होगा आपका, जैसे हिंदी है, हिंदी में आपका गद्यांश पद्यांश आता है, ठीक है। जैसे हिंदी हुई, हिंदी में आपका गद्यांश पद्यांश आता है, हिंदी 30 नंबर की होती है, जिसमें से आपका 15 नंबर का क्या होता है, कंटेंट यानी कि पेडागोगी, समझ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, और 15 नंबर के आपके गद्यांश और पद्यांश होते हैं। ऐसे ही संस्कृत या इंग्लिश में भी होते हैं। तो अब आप आसानी से गद्यांश और पद्यांश में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। तो आखिर में आप पैसेज को कैसे सॉल्व करें, सबसे आसान तरीका। तो मित्रों, जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, जैसे आपकी प्रथम लैंग्वेज जो होती है आपकी हिंदी है, सभी की होगी हिंदी जिन मित्रों का हिंदी है। और सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या होती है, संस्कृत। तो संस्कृत में आपको देखिए ये वाला भाग नहीं करना है, ये ध्यान रखना कि ये वाला आपको भाग नहीं करना है। यहाँ पर हमारे मित्र गलती कर देते हैं, इसे करके आते हैं तो कहीं ना कहीं 30 नंबर उनके कट जाते हैं। आपको जिन मित्रों की संस्कृत है विशेष ध्यान से देखना कि उनको ये वाला भाग करना है, 5वां भाग सेकंड, ठीक है। ये लिखा होगा 5वां भाग, ये करना है आपको, तभी मित्रों आपको जो है अच्छे नंबर मिल पाएंगे लैंग्वेज में। तो ये समझ में आ गया। बात करेंगे कि आखिर में गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कैसे करें चुटकियों में। तो ये आपका लिखा हुआ 121 से 150 तक के प्रश्न आपको ये संस्कृत में है, 121 से स्टार्ट हुए हैं। ये दिया गया अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदा आधारित प्रश्नानां विकल्पानोत्तरम उचितम उत्तरम चित्वा लिखित। तो कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जिनको संस्कृत नहीं आती है, लेकिन उन्होंने संस्कृत ले ली है, ठीक है। वो सोचते हैं कि संस्कृत सरल है और हिंदी की तरह है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। जब पेपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि संस्कृत तो बहुत टफ है। तो जिन पर बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है वो भी मित्र इसे आसानी से हल करेंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं आपके गद्यांश, जैसे आप पर ये निर्देश दिया गया है, अधोलिखितम माने होता है नीचे, गद्यांश माने गद्यांश, पठित्वा माने पढ़कर, तदा आधारित माने इस पर आधारित प्रश्न, विकल्पानोत्तर विकल्प में से उत्तर, उचितम माने ठीक, उत्तरम चित्वा लिखित, ठीक जो उत्तर है उसे आप जो है बताइए, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल संस्कृत नहीं आ रही है तो इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसमें 121 से 128 आपके क्वेश्चन हैं, वो आपको देने हैं। तो मित्रों देखिए, आजकल सीटेट में जो लेंथी यानी बड़े बड़े पैराग्राफ आ रहे हैं, ये आपका पूरा पैराग्राफ है, ये आपका पैरा है, ठीक है। इन दोनों को चीज़ों को समझिए। पैरा बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पैरा है, और ये बाकी का पूरा ये इतना लेंथी जो है पैराग्राफ है ना। इन सभी को पैरा बोलते हैं। यहाँ से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका पैरा है, ये एक पैरा हो गया, ये 2 पैरा हो गए, और पूरा जो है एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब इतने बड़े गद्यांश को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। कुछ मित्र तो हमारे टाइम की वजह से भी रह जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम के आधार पर प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मित्रों देखिए, जब इतना बड़ा ही आपका पैराग्राफ दे दिया है, अब इसे पढ़ने में समझने में टाइम तो बहुत लगेगा। तो आपको देखिए बिल्कुल भी ये पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी आपको सीधे क्या देखने, क्वेश्चन देखने हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये 121 से यहाँ पर दिया गया है, सह नितराम खिन्न इति वाक्य नितराम इति अव्यस्य कह अर्थ। अव्यय पूछा है, आपको अव्यय के बारे में बताना है। पैराग्राफ बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि इति शब्द दिया गया है, और इससे पहले की मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से देख लेना। पूरा संस्कृत का कंटेंट है वो करा दिया है, उससे बाहर आपकी जो है परीक्षा में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप उनको अवश्य देखना, जिससे आप आसानी से संस्कृत के प्रश्नों को
हल कर सकते हैं। अब इसमें नितराम ये दिया गया है, तो इसे आपको बिल्कुल भी पैराग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं है। नितराम माने होता क्या है, यानी अर्थ क्या है। तो इसका है सर्वदा, कदाचित, अत्यंतम, सहसा। अगर आपको पता होगा तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। नितराम माने होता है अत्यंत। क्या होता है? अत्यंत होता है। और अब जो आपकी सीटेट होती है उसमें आपको बेसिक ग्रामर पढ़नी होती है, डीपली ग्रामर नहीं पढ़नी होती है। तो अत्यंतम माने क्या होता है? नितराम। ठीक है, इसका जो अर्थ अव्यय कह अस्ति, अव्यय पूछा है तो इसका अत्यंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अलम चिंतया इति वाक्यस्य अभिप्राय, यानी कि अलम चिंतया इति वाक्यस्य अभिप्राय, इसका अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है। अब इसमें भी इति दिया गया है, तो ये भी आपको पैराग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको पता होगा तो आप बता देंगे चिंता न कुरु, चिंता कुरु व्यर्थ चिंताम कुरु, चिंता अलंकार सदृशी अस्ति। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चिंता न कुरु। क्या होगा? अगर आपने ए ऑप्शन को चुना है तो बिल्कुल सही है, चिंता न कुरु, ए ऑप्शन। अगला है दुर्बल काय मनुष्य कथम आसीत। दुर्बल जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है? दुर्बल। अब देखिए पैराग्राफ में दिया गया होगा दुर्बल। दुर्बल माने आपको वैसे भी पता है कि दुर्बल माने कमज़ोर होता है, तो इसी पैराग्राफ को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखिए दुर्बलकाय शरीर है ना। अब इसमें यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये शब्द दिया गया सह निर्धन तस्यानोदनम आरब्धवान। तो दुर्बल माने क्या हुआ? दुर्बल माने हुआ आपका निर्धन। तो देखिए आपने 3 प्रश्न आसानी से हल कर दिए, पैराग्राफ को पढ़ा भी नहीं। नेक्स्ट दिया गया है भगवता ओदेशेन दुर्बलकाय मनुष्य कति दिनानि शिलानोदकम अकरोत। भगवत के आदेश के अनुसार निर्धन ने मनुष्य के लिए कितने दिन के लिए शिलाओदनम का कार्य किया था? मास, यानी कि मास दिनों तक, मास 2 महीने तक, 3 महीने तक, या सप्ताह तक। तो अकबर इसमें आपको देखना पड़ेगा, तो आप लोग आसानी से बता देंगे। पैराग्राफ में देख लेते हैं, और जहाँ भी ये शब्द आपको दिखाई देगा तो आप लोग, जैसे ये दिया गया है एवमेव अपि निर्धनम स्वस्य प्रयत्नम तु परित्यज्यताम एवमेव मात्र मासत्रयम अतीतम। तो जो प्रश्न में दिया गया है उसे एक बार देख लीजिए, आप आंसर को आसानी से खोज लेंगे। तो इसका आंसर क्या सही जाएगा? इसका जाएगा आपका मासत्रयम अयावत, सी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? देखो बिल्कुल भी आपने गद्यांश नहीं पढ़ा है और आंसर को कितनी आसानी से दे रहे हैं। अगला है दुर्बल जने शिलानोदन कार्यम कार्यता भगवता किम अभीष्टम आशीत। जो कमज़ोर था उसने शिलान्यास के कार्य के लिए भगवत के लिए कितने क्या अभीष्ट किया था, ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्या बताना है? दुर्बल जनस्य धन की प्राप्ति के लिए, शिलालेख को करने के लिए, शिला कंबल भवेत के लिए, शक्ति युक्तम स्यात्। क्या दिया गया है इसमें? शक्ति स्यात् दिया गया है। तो आपको पता है कि दुर्बल ने जो प्रार्थना की थी वो शक्ति प्राप्त करने के लिए की थी। तो जब आप इसमें देखेंगे तो आप लोग फटाक से जो है इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप पर संस्कृत नहीं आती है तो आप लोग इसे समझ करके भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर अगर आपने डी को चुना है तो बिल्कुल सही है, दुर्बलः शक्ति युक्त स्यात्। भाई कमज़ोर आदमी है, सीधी सी बात है, तो वो शक्ति चाहेगा, डी ऑप्शन। अगला है शक्तिहीन कारणात् स दुर्बल किम प्राप्नोति स्म। शक्ति से हीन जो दुर्बल था वो किस कारण क्या प्राप्त करना चाहता था? धनम, भृत्ति कार्यम, या आपका आशीर्वादम, या जनापवादम। अब देखिए आप पैराग्राफ में तो आपको मिल जाएगा कि क्या प्राप्त करना चाहता था। तो ये रहा, देखिए शक्तिहीन कारणम सह भृत्ति कार्यम न प्राप्नोति स्म। तो क्या आ गया इसका, क्या आंसर में आएगा बताइए? भृत्ति कार्यम। देखो शक्ति से हीन दुर्बल क्या प्राप्त नहीं चाहता था, न माने नहीं, प्राप्त माने प्राप्त, तो उसका क्या आ गया? भृत्ति कार्यम दिया था ना, भृत्ति कार्यम। थोड़ा सा दिमाग लगाना भैया, आंसर बिल्कुल सही जाएंगे। अगला है निर्धनक इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्। देखो ये बिल्कुल पैराग्राफ में नहीं जाना, इति आ गया है। इसमें पूछा है निर्धन का जो पद विग्रह है वो क्या होगा? नास्ति धनम, न्यशेषेर धनम यस्यः, निर्गतम धनम यस्यः। तो इसका सही आंसर है
निर्गतम धनम यशः, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार होगा सीटेट आपका पक्का। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत्। तो ये आदेश किसको दिया था, किसने दिया था? तो ये आदेश जो है, जो शिलादेशनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशम, किसके करने के लिए आदेश दिया था? तो ये आदेश दिया था दुर्बल काय पुरुषस्य कृते। देखो पैराग्राफ में जाएंगे तो फटाक से आप लोग बता देंगे कि ये दुर्बल के लिए ये आदेश दिया गया था। ठीक है, ये उन्होंने प्रार्थना की थी। ये देखिए प्रार्थितवान, एक जो कमज़ोर व्यक्ति था उसने प्रार्थना की थी, तो उसके लिए ये शिलाउदनम भगवान ने उसके लिए ये आदेश दिया था। किसके लिए? तो ये दिया था दुर्बल काय पुरुषस्य कृते, निर्धन पुरुष के लिए। बी ऑप्शन राइट है। तो देखो कितने आसानी से आपने प्रश्नों के आंसर दिए। नेक्स्ट है आपका ये गद्यांश है। इसमें 129 से लेकर के 135 प्रश्न दिए हैं। तो ये इतने बड़े बड़े जो लेंथी, बहुत बड़े बड़े गद्यांश दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मित्र इससे भ्रमित हो जाते हैं। बस आपको ट्रिक पकड़नी है। ठीक है, आपको प्रश्न को सही करना है। इसका दिया है यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपाविशत् तदा पुत्र कीदृशः आसीत्। जब पिता पुत्र के पास में बैठा था, जब पिता पुत्र के, यदा पिता पुत्रस्य, जब पिता पुत्र के पास में बैठा था तब पुत्र की क्या, पुत्र जो कैसा था? अधोमुख, ऊर्ध्वमुख, हर्षितः, दुखितः। तो जब पिता के साथ में जब बेटा बैठा हुआ है तो कैसा है? अधोमुख है। कैसा है? अधोमुख। जब आप ये देखेंगे पैराग्राफ आपकी समझ में आ जाएगा। फटाक से आप बस ये लाइन पढ़नी है आपको कि यदा पिता पुत्र से, यहाँ से ये पढ़नी है, फटाक से ये पकड़ना है। अधोमुख इसका आंसर होगा। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्रः भोजनम न कृतवान इत्यत्र माता कीदृशा आसीत्। बेटा ने भोजन नहीं किया, इसे देख करके माता कैसी थी? जब बेटा ने भोजन नहीं किया था तो माता कैसी थी? संतुष्ट थी या जलमपि न पीत्वा आसीत्, दूरदर्शनम पश्यन्ती आसीत्, पुत्री पति च तर्जयन्ती आसीत्। तो फ्रेंड्स इसका जो है जल भी नहीं पिया था। जब उसका बेटा भोजन नहीं किया था बेटा ने, तो माँ की ऐसी दशा हो गई थी कि वो माता ने जल भी नहीं पिया था। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला है पुत्रम बोधितुम पितुः वाणी कीदृशा आसीत्। पिता पुत्रः बोध्यति, पुत्र के ज्ञान से पिता की वाणी कैसी थी? कैसी थी? उत्साहवर्धन थी, सांत्वना प्रदा थी, कोपकारक थी या हृदय स्पर्शी। तो जब बेटा अगर पिता के सामने ज्ञान बोधक बातें बोले तो जो पिताजी हैं वो, उनकी वाणी कैसी होगी? हृदय को स्पर्श करने वाली, है ना। जब बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो पिताजी बेटे के साथ में कैसी वाणी बोलेंगे? हृदय को स्पर्श करने वाली। देखो उत्साहवर्धक नहीं, सांत्वना प्रदा, ये सब कुछ आपको किस में मिल जाएगा? पैराग्राफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए मैं बता ही देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग पढ़ेंगे इसको पैराग्राफ को तो आपकी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये रहा इसका आंसर। पितुः हृदय स्पर्शनी वाणी श्रुत्वा पुत्रः आत्म अवलोकनम अकरोत्। पिताजी की हृदय स्पर्श करने वाली वाणी को सुनकर बेटा अपने आप को देखने लग गया, अपने आप को मतलब खुश होने लग गया, अपना ही अवलोकन करने लग गया, अपना ही जांच करने लग गया। और कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी जांच करते होंगे कि अब हमारे सीटेट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 7 जुलाई की आपकी परीक्षा है। और जितना हो अपना अवलोकन कीजिए। और अवलोकन कैसे करेंगे? जितना हो PYQs हल कीजिए। और PYQ में देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। ठीक है मित्रों, तो इसमें क्या हुआ आपका? हृदय स्पर्शिनः, डी ऑप्शन राइट है। अद्य मया किं कृतम् इति कस्य मनसि विचारः प्राचलत्। आज मैंने क्या किया, ऐसा मन में किसके विचार आया था? तो आज मैंने क्या किया था? अद्य मया जहाँ पर हो
वो देखिए, हमें इसमें आप समझ सकते हैं पुत्रस्य नहीं, पितुः नहीं, अनुजाया नहीं, तो इसका सही आंसर होगा मया आया है। आज मैंने क्या किया है जिससे मेरा मन विचार जो है, मन विचलित हो रहा है, मन जो विचार करने के लिए मतलब प्रेरित कर रहा है, तो माँ ने ऐसा कुछ किया था, उससे माँ परेशान थी, तो ए ऑप्शन इसका भैया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। भोक्तुम इच्छा जो पद है इसमें प्रयुक्त हुआ है, क्या प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें भोक्तुम जो हो प्रयुक्त हुआ है, ये इति शब्द दे दिया गया है, पैराग्राफ का नहीं है। भोक्तुम का होगा बुभुक्षा, जो भोक्तुम होता है उसका क्या होगा, बुभुक्षा होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम। जहाँ भी इति हो वो आपको बिल्कुल भी पैराग्राफ में नहीं देखना है। अब इसमें पूछा है वाक्यम कस्मिन् वाच्ये लिखितम, ये जो लाइन दी गई है ये कौन से वाच्य में है, तो वाच्य मित्रों आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, कर्त कर्म भाव। अब इसमें से बताना है कि कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है कर्मवाच्य है। कौन सा है, कर्मवाच्य है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहे भोजनम न खादित्वा कः बहिः अगच्छत्। घर से भोजन खा करके कौन नहीं गया था, तो इसमें कौन नहीं गया था, तो देखिए घर से भोजन खा करके आपने पैराग्राफ को देखेंगे तो आप लोग आसानी से बता देंगे कि जो है ये रहा यहाँ पर पुत्रः कवल मात्रम खादित्वा जननीमा होता था शार संपूर्ण बड़े तत् खादिम कथम शक्येत हया भोजनम मास्तु मातरम भर्ष्यमान एव च कोपेन गृहात् बहिः गतवान् सायं दीप ज्वाल समय अभवत् तथापि च युवां पुत्रः गृहं न आगत। यानी कि ये यहाँ से दिया गया है एकस्मिन् दिने मध्याह्न पुत्र भोजनार्थ गृहम आगत। एक दिन बीच के समय पर ही पुत्र जो है भोजन करके घर पे आया। माता उलूचस्कम स्थालिका च संस्थाप्य अन्नशारम परिवेशक पुत्र केवल मात्रम खादित्वा जननीम अवर्तत। पुत्र जो था वो कहीं से भोजन करके आया था लेकिन घर पे आकर के नहीं खाया, तो किसने नहीं खाया था, तो ये भैया पुत्र ने भोजन नहीं खाया, इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपके ये 15 प्रश्न गद्यांश से पूछे गए हैं। गद्यांश और पद्यांश इसमें नहीं आए हैं, 2 गद्यांश इसमें दे दिए गए हैं। ठीक है, और ये गद्यांश मित्रों आपका पिछला वाला है जो परीक्षा आपकी सी-टेट की हुई थी ऑफलाइन। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग गद्यांश और पद्यांश को आसानी से हल कर सकते हैं, आपको पढ़ना नहीं है। जिन मित्रों पर बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए और देन आप प्रश्नों को पढ़ के आंसर उसी के अंदर से खोजेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे, ये 15 हो गए आपके किसके, गद्यांश और पद्यांश के। 15 प्रश्न होंगे वो आपकी समझ पर आधारित होंगे, यानी पेडागोजी पर आधारित होंगे। जैसे इसमें दिया है बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्तनेस्तु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण। बच्चे की जो भाषा अधिग्रहण करने की जो भूमिका होती है वो कहाँ से महत्वपूर्ण होती है, किस जगह से होती है वो बतानी है। तो बच्चा सबसे पहले जो भाषा सीखता है कहाँ से, शिक्षक के, विद्यालय से, प्रसार माध्यम से। ये आप लोग कमेंट में बताना। बच्चा जो भाषा सीखता है, अधिग्रहण माने होता है सीखता है, तो किसकी भूमिका के द्वारा सीखता है सबसे पहले, सर्वतो महत्वपूर्ण। सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है, विद्यालय की होती है, परिवार की होती है, या किसकी होती है, ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। ठीक है, किसकी होती है। और मित्रों देखिए संस्कृत को आसान करने के लिए जितना हो आप लोग PYQs हल कीजिए, क्योंकि संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन हैं वो रिपीट होकर के आते हैं। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा संस्कृत खुद है, लैंग्वेज है मेरी, और मैंने संस्कृत में 2 बार अपना सी-टेट क्वालिफाई किया है लैंग्वेज से ही, और मेरे अच्छे बहुत नंबर है। इसलिए आप लोग जितना हो PYQs हल कीजिए, बार बार पर सी-टेट में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मित्रों, क्लास कैसी लगी आप लोग अवश्य बताना, और किस जिले से वीडियो को वॉच कर रहे हो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखना। आपको कैसा कंटेंट चाहिए ये लोग आप लोग भी बताना, क्योंकि फ्रेंड्स आप अपने विचार जब तक नहीं लिखेंगे तो पता नहीं पड़ेगी को आपको ये वीडियो कैसी लगती है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, वो सब कुछ आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है, सी-टेट से संबंधित कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड जितना भी संस्कृत का कंटेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर वॉच करना। आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, अब की बार आपका सी-टेट
निकल जाएगा अगर आप तैयारी करते हैं। अभी आपके पास में टाइम है, बस जितना हो रिवीजन कीजिए, PYQs हल कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।